नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और मैं हूं आप सबके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आप अपनी कानूनी उलझनों के बारे में हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक सीनियर वकील जो कि आपकी जो भी कानूनी उलझनें हैं उनके ताल्लुक़ से आपको मशवरे देंगे। आप उसके बाद अपने वकील से रब्ता कर सकते हैं, अपने कुर्ब जवार में जो भी आपके वकील हों उनसे भी आप बाद में ताल्लुक़ जो है वो कर सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि कानूनी तौर पर कुछ मशवरे चाहते हैं, कुछ तज़ब्ज़ुब में मुब्तला हैं और वो उनका हल जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे वकील साहब। हम आज चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी। अश्वनी दुबे जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे रियल इस्टेट के ताल्लुक़ से। सबसे पहले हम अश्वनी जी से यही जानना चाहेंगे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि रियल इस्टेट कहते किसे हैं और इसके ताल्लुक़ से लॉ यानी कानून क्या कुछ कहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिना जी इस चर्चा के लिए। बेसिकली जब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ज़मीन, फार्म हाउस या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं, उससे रिलेटेड अगर खरीद फरोख्त होती है या उसके संबंध में जब बात होती है तो उसको हम छोटा सा नाम देते हैं, उसको कहते हैं रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में लोग मकान भी खरीदते हैं, लोग फार्म हाउस भी खरीदते हैं, लोग दुकानें भी खरीदते हैं, लोग खेती की ज़मीन भी खरीदते हैं, तमाम चीज़ें खरीदते हैं। उनमें कई बार बहुत सारी कानूनी अड़चनें आती हैं। कानूनी अड़चनें ऐसी आती हैं कि कई बार तो पता चलता है कि ज़मीन के मालिकाना हक में कुछ विवाद चल रहा है। कई बार पता चलता है कि क्लियरेंस जो चाहिए होती है गवर्नमेंट अथॉरिटीज से वो क्लियरेंसेस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स जो है, जो फ्लैट कोई बुक करता है उसको देने का जो समय करते हैं, मान लीजिए कि कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि हम 3 साल में दे देंगे, 5-5, 6-6 सालों तक लोगों को नहीं देते, तो उसमें लोगों को क्या राइट्स होंगे। ये सारी बातें जो होती हैं वो रियल एस्टेट से रिलेटेड होती हैं और जो जमीन, ये दुकान, मकान से संबंधित जो चर्चा होती है या जो बातें होती है, जो खरीद फरोख्त होती है, उसको हम नाम देते हैं रियल एस्टेट का। जी, और बहुत तफसील से आपने बहुत ही जो जानकारी हमारे नाज़रीन तक दी है, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। अब चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने कॉलर से। नाज़रीन, हमारे नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें इस पर कॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी जो बात है वो हमारे वकील साहब तक पहुँच जाए। तो हमारे जो नंबर हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉलर की आवाज नहीं आ रही है। वालेकुम सलाम। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हारून, हैदराबाद से। जी जी, सवाल करिए। ये एक एग्रीकल्चर लाइन था, अपना वालिद साहब से परचेस किया हुआ, जो 1971 में खरीदे थे जी। उसके अंदर 1 एकड़ 1.5 एकड़ है, अमल में 25 घंटे आया खाली। जी जी, अपना सवाल करिए। हाँ, वो उसके लिए हम क्या करें? अभी सोसाइटी में आरटीओ के पास चल रहा था केस, अभी चल रहा है तो आगे अभी उनके नाम आ रहा है, पानी में उनका रिकॉर्ड आ रहा है, अपना नहीं आ रहा है, अपना 25 घंटे आ रहा है, जबकि हमारा परचेस किया हुआ 1.5 एकड़ है। आपके पास इस सिलसिले में कुछ कागजात वगैरह हैं? हाँ, वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है 1971 का। अच्छा, 1971 का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है आपके पास। अब आप इस सिलसिले में क्या कुछ चाहते हैं, एक बार फिर से बताएंगे? वो अपने जमीन को अपने जो जितने 25 किए थे उतने तक हमारे को आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हिना जी मैं इनकी बात समझ गया कि
इन्होंने जमीन खरीदी, इनके वालिद साहब ने जमीन खरीदी 1.5 एकड़ और इनकी जमीन पर किसी और का कब्जा हुआ और रजिस्ट्रेशन के जो कागजात हैं वो रजिस्ट्रेशन के कागजात इनके पास हैं। लेकिन यह बात यह समझनी होगी कि रजिस्ट्रेशन तो एक अथॉरिटी के सामने डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश होता है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है जो ये कहता है कि ये फला जमीन फला व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। लेकिन लेने वाले को सबसे पहले किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसकी सत्यता और उसकी ऑथेंटिसिटी को जाकर के देख लेना चाहिए कि वास्तव में जो बेचने वाला है वो उसका रियल ओनर है कि नहीं है, किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए। तो ये इनको समझना होगा कि जो वो 1.5 एकड़ की जमीन इनके वालिद साहब ने खरीदी वो क्या वाकई में जो बेचने वाला था वो उसका ओनर था। अगर वो उसका ओनर था तो ये कोर्ट में जा करके निश्चित तौर पर वो जो जमीन है वो जमीन अपने पक्ष में जहां अगर किसी ने कब्जा किया है तो ले सकते हैं। लेकिन अगर बेचने वाले ने मान लीजिए कि किसी प्रकार से इनके साथ चीटिंग किया है तो या तो ये पैसे की रिकवरी के लिए मुकदमा डाल सकते हैं या चीटिंग का केस डाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि 1971 से अब ये जो 2021 चल रहा है तो काफी लंबा समय आ गया। बिल्कुल। तो कोर्ट के सामने एक सबसे पहला विषय ये आता है कि इतने वर्षों तक आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आपने एक्शन लिया। और जब 1971 में ही रजिस्ट्री करवाई आपने तो 1971 में ही उस जमीन का कब्जा क्यों नहीं लिया। और अगर उस समय कुछ डिस्क्रिपेंसी थी, उस समय कुछ कमी थी तो उसी समय आपको तुरंत जो है केस रजिस्टर करवाना चाहिए था। तो ये एक विषय आएगा। बहरहाल ये फिर भी उस जमीन के लिए अगर इनके वालिद साहब के नाम पर जमीन हस्तांतरित हुई है, ट्रांसफर हुई है या आई है एक वैलिडली एग्जीक्यूटिव सेल डीड के फेवर में बाद में, और वहां पर जिसने बेचा है वो उसके स्वामित्व की जमीन थी, ओनरशिप की जमीन थी, तो ये इनको मिल सकती है। कानून में थोड़ा समय लगेगा लेकिन अगर ये सूट फाइल करते हैं तो इनको वो जमीन मिल जाएगी। जी वकील साहब, तो काफी तफसील से आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। चलिए बात करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल करिए अपना। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, निज़र अहमद खान जी। हेलो, आप अपना सवाल करिए बराए मेहरबानी। आप वकील साहब से क्या कुछ जानना चाहते हैं, सवाल करिए अपना। और सवाल इस तरह है जी, सवाल इस तरह है, मैं निज़र अहमद खान कश्मीर से बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हमारी आपसे यही दरख्वास्त होती है कि जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी एक तो टीवी की वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद कर दें ताकि आपकी बात हम तक पहुंच जाए, और अपना सवाल आप पहले से अगर थोड़ा सा तैयार कर लेंगे, छोटा पूछेंगे, आसान पूछेंगे तो आपको ही इसमें आसानी होगी अपना जवाब पाने में। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो वकील साहब, आदाब। आदाब। जी आदाब। जी, अपना वकील साहब, सवाल। मैं रायचूर से बात कर रहा हूँ। जी अहमद जी। वकील साहब से मेरा एक सवाल है। हमने एक बिल्डर को 30 लाख रुपए दिए थे, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको 2 साल के अंदर फ्लैट तैयार करके दे देंगे, लेकिन उन्होंने 3 साल से टहला रहे हैं और हम किराए के मकान में हैं, तो उन पे क्या एक्शन ले या क्या वकील साहब से मैं मशवरा चाहता हूँ। जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी वकील साहब। अहमद जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज आम शहरी जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार का है जो एक मकान का सपना लेकर के बिल्डर्स से जो है बिल्डिंग जब बन रही होती है तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टीज बुक करता है और अपनी कमाई हुई संपत्ति, कमाया हुआ पैसा दे देता है और बिल्डर उसमें आनाकानी करके और समय पर जो है व्यक्ति को मकान नहीं देते हैं, फ्लैट नहीं देते हैं, तमाम परेशानियां होती है। अभी क्या हुआ है हिना जी की केंद्र सरकार ने एक रेरा कानून, रेरा लॉ पास किया जिसमें रेरा की अथॉरिटी जगह जगह जो जजेस होते हैं वो इस्टेब्लिश किया हर स्टेट में अलग अलग। तो अहमद जी की जहाँ पर प्रॉपर्टी है वहां जाकर के इनको अपना सूट फाइल करना चाहिए कि बिल्डर ने, और जो बिल्डर बायर इनका एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को दिखाते हुए कि इस डेट पे हमने बुक किया और इनको 2 साल के अंदर यानी 24 महीने के अंदर हमें कब्जा देना था, प्रॉपर्टी हैंड ओवर करनी थी, लेकिन अभी तक 3 साल से ऊपर का समय हो गया, नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे किराए पर भी रहना पड़ रहा है। मैं अपने मकान में रहता तो शायद ये पैसा मेरा बच सकता था या मकान के इंस्टॉलमेंट में अगर लोन लेता तो उसमें जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो ये वहां पर जाकर के कॉम्पनसेशन का केस भी डाल सकते हैं। दूसरा एक ये होता है कि एट द सेम टाइम जब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है तो उसमें एक क्लॉज ये भी होता है कि बिल्डर जिस तरीके से अगर लेट पेमेंट होती है तो बायर से पैसे लेता है,
उसी तरह से बायर भी अगर समय पर पोजीशन बिल्डर नहीं देता तो उसके खिलाफ भी वो दावा इंस्टीट्यूट कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। तो इनको रेरा जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनके यहाँ के जहाँ प्रॉपर्टी है वहां पर जाकर के केस फाइल करना चाहिए और कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहिए। साथ ही साथ यह कहना चाहिए कि समय पर हमें जो है हमारी प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं किया, इसलिए हमें कॉम्पनसेशन दिया जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों को बिल्डर्स जो है चीट करते हैं और उनसे धोखा देकर के पैसे ले लेते हैं। तो ऐसे में इसके लिए गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाया ताकि आम आदमी को सुलभ और उपलब्ध न्याय मिल सके। जी बिल्कुल वकील साहब, और हमारा ये प्रोग्राम भी ख़ास तौर पर अपने तमाम नाज़रीन के लिए ही है ताकि अगर उनके जहन में कोई उलझन है तो वो हमसे सवाल कर सकते हैं और अपनी जो कानूनी उलझनें हैं उनका हल जान सकते हैं। बाद में वो आगे अपने वकील से मशवरा कर सकते हैं। वकील साहब, यहाँ हम एक छोटा सा सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर एक फ्लैट ख़रीदने जा रहा है एक आम इंसान जो है, जिंदगी भर की उसकी मेहनत की कमाई उसमें लगती है, किन खास बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए? कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनका खास तौर पर उसे कानूनी तौर पर ख्याल रखना चाहिए? देखिए हिना जी, बहुत ही अच्छा और आज के समय में बड़ा प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है, जो बड़ा सिग्निफिकेंट प्रश्न है, क्योंकि हर आम व्यक्ति इस तरह के फ्रॉडस्टर्स जो बिल्डर्स लोगों के साथ काम कर रहे हैं या उनके साथ पैसा ले रहे हैं, समय पर नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें जब कभी अखबार में या किसी माध्यम से देखें कि फला जगह पर एक प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश होनी है, हाई राइज बिल्डिंग बननी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है, सिंगल या डबल या ट्रिपल स्टोरी या फोर्थ स्टोरी जितना भी है, तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो अखबारों में लुभावने ये एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो बजाय उस एडवर्टीजमेंट पर जाने के साइट पर विजिट करें। साइट पर विजिट करने के बाद वहां आसपास के लोगों से पड़ताल करें, यह देखें कि ये क्या प्रॉपर्टी जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी करने का दावा कर रहे हैं या बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, क्या वास्तव में हर प्रकार के विवाद से मुक्त है या इसमें किसी प्रकार का कोई जमीन का विवाद चल रहा है या कोई बैंक का ऐसा लोन है बिल्डर के पास जो बिल्डर नहीं दे रही, या बिल्डर के पास कोई क्लियरेंस नहीं है जो अथॉरिटीज की, कहीं नक्शा पास नहीं हुआ है, कहीं म्युनिसिपल की क्लियरेंस नहीं है, वाटर बोर्ड की क्लियरेंस नहीं है, या बिल्डिंग को इरेक्ट करने की क्लियरेंस नहीं है, नक्शा पास नहीं हो। तो ये सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही जब पाए कि सब कुछ इन ऑर्डर है और जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स ये बिल्डर फुलफिल करता है, तभी अपना फ्लैट बुक करें। नहीं तो होता क्या है, आप तमाम नोएडा के आसपास, दिल्ली के आसपास, गुड़गांव में या महाराष्ट्र में या चंडीगढ़ के आसपास देखेंगे तो इस तरह के बिल्डर्स जो है लुभावने वादे करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं और समय पर वो नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से आम आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और वो चीट भी किए जाते हैं। तमाम लोग इसमें जेल भी हैं। देखेंगे अगर हम बात करें तो जो उस समय रियल एस्टेट कंपनीज के लोग जी। और वकील साहब, आपसे हम जानकारी जो है इसी तरह से लेते रहेंगे। चलिए इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, अपना सवाल करिए। वकील साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ गुलफाम कुरैशी। जी बताइए सर। ये हमारा सवाल ये है कि हम 7 बहन भाई, हमारी दादा इलाई जगह है जी, और हमारे जो है 4 मंजिला मकान बना हुआ है, तो उसमें मतलब मेरे को हक नहीं दे रहा है और मैं बड़े से छोटा भाई हूँ। हमें 4 भाई और 3 बहनें हैं। अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं 2005 से मैं केस लड़ लिया हूँ और कोर्ट तारीख पे तारीख दी जा रही है। वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। नहीं, मैं महीना जी उनका प्रश्न नहीं सुन पाया, तो आप कृपया प्रश्न दोहराने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। वकील साहब ये कह रहे हैं कि 7 भाई बहन हैं, इनका नंबर जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। 4 भाई हैं, 4 मंजिला इनका जो एक मकान भी है उसमें ये हिस्सा चाहते हैं और उसके लिए ये कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन उस मामले में कुछ पेशरफ्त नहीं हो रही, मतलब वो मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। अब ये क्या करें? प्रॉपर्टी का मामला है। देखिए प्रॉपर्टी के मामले में क्या होता है, जब अपने वालिद की प्रॉपर्टी में भाई बहन हिस्सा लेते हैं तो उसमें जो है हर किसी का इक्वल शेयर होता है। अगर वहाँ पर कोई किसी को मॉर्गेज नहीं किया है, अगर अपनी लाइफ टाइम पर जो प्रॉपर्टी के ओनर है, या कोई वसीयत नहीं किया है या किसी प्रकार से गिफ्ट नहीं किया है, तो एक पार्टीशन का सूट डलता है। जो पार्टीशन में जो जितने भी भाई बहन होते हैं उनका इक्वल शेयर होता है जितनी प्रॉपर्टी होती है। तो या तो वो प्रॉपर्टी इक्वल शेयर के मुताबिक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं
जितने भी को पार्टनर्स हैं उनको आपस में मिल जाता है, आप जिसका जितना हिस्सा होता है, अगर मान लीजिए कि वो बेच पाने में सक्षम नहीं होते हैं तो मीट्स और बाउंड से कोर्ट क्या करती है, प्रिलिमिनरी डिक्री पास करके करती है। लेकिन होता क्या है कि इन सब चीजों में समय लगता है, क्योंकि ये सिविल केसेस हैं और सिविल केसेस में एविडेंस एक बड़ी चीज होती है, ट्रायल लीड होता है, इसलिए समय लगता है। और पिछले 1.5-2 वर्षों से अगर आप देखें हिना जी, तो 2 वर्षों से कोविड की वजह से कुछ प्रगति अदालतों में हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंसेस नहीं हो पा रही हैं, तो वो थोड़ा एक समय हो सकता है। परंतु मैं समझता हूं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में न्याय सुलभ है और उपलब्ध है सबको, और निश्चित तौर पर समय के हिसाब से इनको न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, और लगातार आपसे हम इस सिलसिले में बातचीत भी जारी रखेंगे। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी मैम, अपना सवाल करिए। मुझे पति के बारे में मुझे कुछ बोलना है। अपना सवाल करिए। हेलो जी आपको जो भी सवाल करना है बराए मेहरबानी सवाल करिए। तो सवाल इस तरह है। जी जी हमारा एक दामाद था घर जमाई जी, उसको 6 साल हो गए बाद, और उसके 2 बच्चे हैं और बीवी है। जी न नाम लेता है न कुछ देता है, हम क्या करेंगे? आपने अभी तक क्या कोई कानूनी कार्रवाई की है? इस बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। हमें जानकारी चाहिए कि हम क्या करेंगे। आपने क्या अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की है या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं? अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, हमारे पास इस तरह के भी मसले आते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे कॉलर हैं, वो जानना चाहेंगे, इनकी बेटी है, घर जमाई था इनके साथ, वो चला गया है, अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी बेटी पर है, ये क्या करें? इन्होंने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। देखिए, इसमें हमारा कानून बहुत क्लियर है कि अगर मैरिड वुमेन को किसी भी प्रकार से कोई उसके हस्बैंड की तरफ से मेंटेन नहीं किया जा रहा है या छोड़ के चले गए हैं, तो हमारे देश के कानून के मुताबिक सेक्शन 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके मुताबिक मेंटेनेंस का केस इनकी बेटी जो है डाल सकती है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी अपने पिता के खिलाफ अपने मेंटेनेंस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए डाल सकते हैं अगर उनका पता वहां पर मौजूद है। दूसरा, रेजिडेंस के लिए अब तो देश में एक और अच्छा कानून आ गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, तो वो कानून भी जो रेजिडेंस का राइट है, वो रेजिडेंस का राइट भी देता है जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। लेकिन अब यहाँ पर देखना यह होगा कि इन्होंने चूंकि कोई कानूनी कार्यवाही नहीं किया है, तो अपने से इनको कोई राइट नहीं मिलेगा। सबसे पहले अदालत जाएं, अदालत में वकील साहब से मिलें और वकील साहब से मिल करके ये जो मेंटेनेंस का केस है, केस फाइल करें, कंप्लेंट केस फाइल करें और उस व्यक्ति को पार्टी बनाएं जो इनका घर जमाई है। और निश्चित तौर पर समय के साथ न्याय मिलता है, और देश में महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए तो बड़े सारे कानून हैं। जी जी हिना, हमेशा हमारे साथ में है और इसीलिए हमारे ये खास प्रोग्राम भी है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अतीकुर रहमान है जी, और मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। जी सर। मैडम, ये मैं एक्चुअली एक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रोग्राफिक के नाम से, जी, तो मैं उसमें सन 2000 में मैंने उसमें मतलब काम स्टार्ट किया था। और अभी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने मुझे नोटिस नहीं दिया है, लेकिन मतलब उन्होंने मुझे मतलब काम पे से रोक के रखा है। जी। अच्छा, अब 20 साल के अंदर मेरा मतलब जो मैंने मेहनत करी है वहाँ पे 20 साल रह के, 20-21 साल रह के, तो उसका कुछ मुआवजा मुझे मिल सकता है कंपनी पे? मतलब मैं कुछ मतलब ऐसा किसी के जरिए मतलब मैं कुछ करके मतलब ले लूँ, कुछ मुआवजा मिले मेरे को। आपको कितने महीने से सैलरी नहीं मिली है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सैलरी मेरी मार्च में मतलब लगा था, मार्च में लगा था ना लॉकडाउन। जी जी जी, पिछले साल। जी, तो मार्च से लेके अब तक मतलब मेरे को सैलरी नहीं मिली, लेकिन मैंने उनको मतलब सैलरी का मतलब उन्होंने मेरे को देना चाहिए, तो 1,20,000 मतलब सर वो एग्री हुए वो। हाँ, तो जिसमें भी थोड़ा पैसा मिल गया, थोड़ा बाकी है। प्लस जो मैंने 20 साल जो मैंने काम किया है
उसका मुझे मुआवजा मतलब कुछ तो देना चाहिए उनको, कंपनी को। जी बिल्कुल, आपकी ये मुश्किल जो है वो हम समझ रहे हैं। हम अपने वकील साहब तक आपकी ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे। वकील साहब, इस तरह के मामले जो हैं कोरोना के इस दौर में बहुत सारे देखने में आ रहे हैं कि पुरानी नौकरी लगी हुई थी, अचानक वो छूट जाती है। इस सिलसिले में क्या कुछ हमारा कानून कहता है? जी बिल्कुल हिना जी, ये हर आम व्यक्ति जो अभी जिसका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, जो काम करता था और काम बंद हो गया अचानक से इस मेडिकल क्राइसिस की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, तो बहुत सारी परेशानी। तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा, इंडस्ट्री नहीं चली। लेकिन सवाल एक 20 साल का पीरियड अगर इन्होंने किसी एस्टैब्लिशमेंट में बिताया है तो देश का कानून इनको सपोर्ट करता है। फाइनली अगर ये कंपनी छोड़ते हैं तो 20 साल का पीरियड इनको ग्रेच्युटी मिलेगी। वो ग्रेच्युटी का एक रेशियो निर्धारित है लॉ में, वो इसके लिए ग्रेच्युटी के लिए भी केस डाल सकते हैं। दूसरा रही बात सैलरी देने की, तो सैलरी देने का चूंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी अगर इन्होंने लिख करके दिया या मान लिया या ईमेल कर दिया कि मुझे इतनी सैलरी ही इस समय दे दी जाए, तो एक तरह से इनकी कंसेंट हो जाएगी, तो इसमें तो उनका कोई अधिकार नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये कंपनी छोड़ते हैं तो 20 वर्षों में जो इन्होंने इस कंपनी को अपना हार्डवर्क दिया, अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, तो उसके लिए ये ग्रेच्युटी का केस ग्रेच्युटी कमिश्नर के सामने फाइल कर सकते हैं और इनको काफी सारा अच्छा जितना सैलरी है उसके प्रोपोर्शनेट में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके जो कैलकुलेशन है इनको ग्रेच्युटी का अच्छा अमाउंट मिल सकता है। जी वकील साहब, बहुत आपने एक राहत देने वाली बात इस वक्त हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है और हम अपने तमाम नाज़रीन से बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप इसी तरह से अपना सवाल करिए, मुख्तसर करिए, बहुत आसान अल्फाज में, ताकि आपको हमारे वकील साहब का ऐसे ही सुलझा हुआ जवाब आपको फौरी तौर पर मिल जाएगा। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अपना सवाल करिए सर, अपना नाम बताइए। हाँ, मैं एम ख्वाजा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी वकील साहब ने ये फरमाया है कि वालिद के इंतकाल के बाद मौरूसी जायदाद में बेटे और बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये पोजीशन नहीं है, ये हिंदू लॉ में ऐसी पोजीशन है। तो उनसे क्लैरिफिकेशन मांगिए कि उन्होंने किस संदर्भ में ऐसी बात कही है। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो पहुंच गई है और जिस तरह से हमारे तमाम नाज़रीन जो है वो सवाल कर रहे हैं, उसी के पेश नज़र हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम मशवरे आपको दे सकते हैं। बाकी आप अपने जो आपके जो वकील हैं आसपास के, आप उनसे कानूनी तौर पर मशवरा ले सकते हैं। हम यहाँ पर आपको जो है तमाम तर जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको अपने वकील से ही रुजू करना होगा। तो बहुत शुक्रिया, लगातार आपकी कॉल्स हमें मिल रही हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे जी भी लगातार मौजूद हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम वकील साहब में वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, जिनसे आप लगातार अपने जो सवाल हैं वो कर सकते हैं। और चलिए हम एक बार फिर से रुख करेंगे अपने अगले कॉलर का। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना सवाल करिए, नाम बताइए। मैं मोहम्मद अंसार श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी सर। जी, मैंने एक मकान लिया है आज से 10 साल पहले। तो उसमें एक दुकानदार था जिसका कोई वो रेंट नहीं था। अब मैं उससे कह रहा हूँ आप मुझे दुकान छोड़ दीजिए क्योंकि मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे वो दुकान अपने लिए रहना है। वो नहीं छोड़ता है, वो मुझे उस पर परेशान कर रहा है। वो मुझे कहते हैं 12 लाख दे दो, 15 दे दो, 30 लाख दे दो, तो वो नहीं छुड़ाता है। तो मैं क्या करूं इसके लिए? क्या इस सिलसिले में कुछ कागजी कार्रवाई हुई थी जिस वक्त आपकी बात हुई थी? नहीं, कागजी कार्रवाई बिल्कुल कुछ नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, इस तरह के मामले भी लगातार हमारे सामने आते हैं जहां पर एक कुछ उन्होंने अपनी दुकान दी थी और अब इनको वापस नहीं मिल रही है। देखिए, ये दुकान दिया था इन्होंने तो एग्रीमेंट किया होगा और उस एग्रीमेंट के मुताबिक इनके बीच में लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो है एक डॉक्यूमेंट बना होगा। जो टेनेंसी पर अगर इन्होंने दिया है तो वो टेनेंसी एग्रीमेंट बना होगा, और अगर टेनेंसी पर नहीं दिया है तो ये बताएंगे कि इन्होंने
क्यों दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ करना उसमें जब तक एस्टैब्लिश नहीं करेंगे कि कोई किसी को अपनी प्रॉपर्टी दुकान क्यों देगा। तो मैं समझता हूँ अगर इनके बीच में रेंट एग्रीमेंट हुआ है तो और वो खाली नहीं कर रहा है तो ये उसको खाली करवाने के लिए जो कोर्ट है उस कोर्ट पे प्रॉपरली रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा डाल करके उसको उससे खाली करवा सकते हैं। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। चलिए बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। हेलो मैम। हेलो वकील साहब, नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि हमारी 400 गज की जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में, 200 गज गवर्नमेंट ने ली थी उसको सड़क चौड़ा करने के लिए, जैसा हम बात कर रहे थे, और 200 गज हमारी बाउंड्री वॉल में रही 64 से लेके आज तक। एनक्रोचमेंट जरूर है उसमें। तो जो गवर्नमेंट का रूल निकला कि जो लैंड का पोजेशन नहीं लिया गया और जिसमें कोई कंपनसेशन नहीं है वो जो है डी नोटिफाई हो जाएगी फ्रॉम एक्विजिशन। तो अभी 200 गज का पोजेशन लिया, 200 गज का नहीं लिया, क्या हम उसके हकदार हैं? अगर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, चूंकि डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन अगर है और आपको ऐसा है कि उसमें ना पोजीशन लिया ना कॉम्पनसेशन लिया तो निश्चित तौर पर आप केस डाल करके जो 200 कब्जे में आपके है तो वो तो ऑलरेडी आपकी अभी आपके कब्जे में है ही है, ओनरशिप में है ही है। और बाकी जो 200 गज अक्वायर हो गई उस पर ऑलरेडी सड़क बन गई तो वो तो चला गया, लेकिन 200 गज आपसे कोई नहीं ले सकता है। हाँ, आप ये ज़रूर आपको देखना पड़ेगा कि कॉम्पनसेशन नहीं लिया हो और पोजीशन, एक्चुअल फिजिकल पोजीशन वो ना हो। ये दो चीज़ें अगर आपकी एस्टैब्लिश करती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दिल्ली में से शकरपुर, लक्ष्मी नगर, लाल डोरे की ज़मीन, कृष्णा नगर जैसा आप बता रहे हैं, ये तमाम उत्तर ईस्ट दिल्ली की बड़ी सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी के सारे प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पर अक्वायर्ड तो है नोटिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन लोग बरसों से रहते हुए चले जा रहे हैं और कई जगहों पर तो रेगुलराइजेशन का प्लान भी सबमिटेड है गवर्नमेंट के पास। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो डी नोटिफाई हो गई है और आपने वहां पर नहीं लिया है कब्जा, तब उसका पोजीशन और कॉम्पनसेशन नहीं लिया है तो आपके पास आप में वो डिवॉल्व हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो जी। हेलो जी, अपना सवाल करिए। मेरा सवाल ये, मेरे फादर के 4 भाई हैं, टोटल ये 5 भाई हैं। तो हमारा जो प्रॉपर्टी था वो अंदाजे से तकसीम हुआ, अंदाजे से, फीता डाल के नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि वो फीता डाल के बराबर तकसीम हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने कहाँ से कॉल किया है, अपना नाम बताइए, और क्या उस वक्त कुछ ऐसी कागजी कार्रवाई या कुछ भी ऐसा हुआ था? ना, कुछ नहीं हुआ। मैं जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी, कश्मीर, श्रीनगर से। पटवारी के यहाँ, आप पटवारी के पास, आप तहसीलदार और जी पटवारी के पास, वकील साहब जी, आप तहसीलदार और पटवारी के पास सीमांकन के लिए, बाउंड्री को निर्धारित करने के लिए वहां पर केस दाखिल कर सकते हैं और पटवारी को तहसीलदार डायरेक्शन दे करके और स्वयं मौके पर जाकर के उसका सीमांकन जो है लैंड कितनी किसके हिस्से में आएगी वो कर सकते हैं। और यह है कि इसमें आपस में जितने भी हिस्सेदार हैं सबकी सहमति होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वकील साहब आप करवा सकते हैं। यहाँ पर हम आपसे एक और जानकारी लेना चाहेंगे। अक्सर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के मामले हैं उसमें बरस गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, उस वक्त लोग कागजी कार्रवाई नहीं करते और बाद में आने वाले जो साल हैं उसमें उनके लिए परेशानी हो जाती है। आज का दौर चूँकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, आज का दौर टेक्निकल दौर है, एक आम इंसान को अपनी प्रॉपर्टी के लिए भले ही एक कमरा क्यों ना हो, क्या कुछ उसको खास एहतियात करना चाहिए? देखिए हिना जी, सबसे पहले तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय पहला जो ध्यान, उसको खरीदते समय उसके स्वामित्व की, ओनरशिप की, टाइटल की और जिस व्यक्ति से खरीदते हैं उसके राइट्स की पूरी तरह से जांच कर लें और जब सभी तरह से वो क्लियर हो, इन ऑर्डर हो, तभी वहां पर प्रॉपर्टी खरीदे। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसी के पास हो, उसके सारे कागजात अपने पास सुरक्षित रखें ताकि कोई क्लेम होता है, कुछ होता है तो वो उसको दिखा सकें। कागजात नहीं है तो जहां प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है वहां से उसकी सत्यापित प्रतियां निकलवा लें। तीसरा, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अगर बच्चों के पास
आती है तो वो तुरंत उसको म्यूटेशन करवा लें, ट्रांसफर करवा लें और नामांतरण करवा के नाम पर रखें। चौथा, टैक्सेस वगैरह सारे टाइम पर डिपॉजिट करें ताकि कहीं भी उस प्रकार में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा हो। पांचवा, आपस में डिवाइड करके रखें। अगर भाइयों के बीच की प्रॉपर्टी है तो सीमांकन की इसके पास इतना हिस्सा, इसके पास इतना हिस्सा, इसके पास इतना हिस्सा। और किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी प्रॉपर्टी को लेते समय, देते समय डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें जो उस समय के लॉ के मुताबिक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन हो, ना कि इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन। वैलिड डॉक्यूमेंटेशन जो इन ऑर्डर हो, लॉ के मुताबिक हो, वो जरूर करें। जी, बहुत ज़रूरी आपने तमाम तर जो अहम पॉइंट्स हैं वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए हैं। बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए सर, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। हम कुशाईगुड़ा हैदराबाद से बात कर रहे हैं। हमारा नाम, सवाल करिए। ये बच्ची के बहन के हिस्से के बारे में भाइयों से केस डाले तो कोर्ट से कॉम्प्रोमाइज में हो गया, प्लाट देते बोल के मान लिए, मगर अब 1 साल होने को आया, अभी देने को पीछे हट रहे, नहीं दे रहे। अब क्या करना, हम फिर कोर्ट पे जाना? जी बिल्कुल, कोर्ट में जब कॉम्प्रोमाइज, हिना जी, इनके केस का हो गया तो जो वो कॉम्प्रोमाइज में फैसला हो गया भाई, उन्होंने देते बोले 2-2 प्लाट कॉम्प्रोमाइज कर लिए, उसके बाद में अभी तक। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, जो अंडरटेकिंग है, उस अंडरटेकिंग को जो कोर्ट में दिया है उसको लेकर के वो अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल करें, और एग्जीक्यूशन फाइल करके कोर्ट को कहें कि साहब ये देखिए, ये आपके सामने ऐसा समझौता हुआ था और ये उसके समझौते की जो लाइंस हैं वो ये लाइंस हैं, इन शर्तों पर हुआ था और सारी पार्टीज ने माना था, और आज चूंकि उनका उल्लंघन हो रहा है, उनकी अवहेलना हो रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो कोर्ट वहाँ पर अपने माध्यम से, कोर्ट के पास पूरी पावर्स हैं कि वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्शन दे सकती हैं, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है कि इन शर्तों पर ये जो हमारे पास समझौता हुआ था इनको एग्जीक्यूट किया जाए, और अथॉरिटीज उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लीगली बाध्य हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और वकील साहब से हमारा ये सिलसिला जो है बातचीत का लगातार सवाल जवाब का जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट अश्वनी दुबे जी, और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए और सवाल कर सकते हैं। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अमीन मेरा नाम है जी। मेरा एक वकील साहब से एक सवाल था जी। मैंने हाई कोर्ट श्रीनगर में एक केस लड़ा था 2011 में जी। 10 लड़कों ने हमें केस लड़ा था सर्विस केस अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें हाई कोर्ट जम्मू में एक केस चल रहा था और हाई कोर्ट श्रीनगर में एक केस चल रहा था। जी सर। और कश्मीर जम्मू हाई कोर्ट ने उनको अपॉइंट, जब उनका कोर्ट में ऑर्डर हो गया है तो गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट कर दिया है 2017 में। ठीक। और श्रीनगर कोर्ट में 2017 में हमारा केस जो फाइनल हुआ है तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, फिर हमने कंटेम्प्ट किया है जी। कंटेम्प्ट में भी कोर्ट कह रहा है इनको अपॉइंट करो, जिस तरह आपने जम्मू के हाई कोर्ट में 5 लड़के जो किए हैं इसी तरह इन लड़कों को भी कर दो। और वो सिर्फ सरकारी वकील तारीफ मांग रहे हैं, सिर्फ 2 हफ्ते दे दो, 4 हफ्ते दे दो, 2 हफ्ते दे दो, तब से अब 2021 भी आ गया है, अभी तक गवर्नमेंट हमें अपॉइंट नहीं कर रहा है, जबकि 5 लड़कों को कर लिया है। अब मुझे बताइए कोर्ट पे भरोसा करें हम, किस पे भरोसा करें हम? जब कोर्ट बोल रहा है इनको करो और वो सिर्फ हफ्ते पे हफ्ते मांग रहे हैं, तो अब क्या करें हम? मुझे बता दीजिए सर, क्या करें हम? जी वकील साहब, कुछ पूछना चाहेंगे आप? कोर्ट पर ही आपको भरोसा करना है, और कंटेम्प्ट आपने फाइल किया है। लॉ में जुडिशियल प्रोप्राइटरी एक बात होती है कि अगर एक कोर्ट ने सिमिलर फैक्ट्स के केसेस में सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस को रिलीफ दिया है तो दूसरे सेट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं उनको वही रिलीफ अगर वो इंटाइटल्ड है तो मिलेगा, और आप केस जीत भी चुके हैं। समय इसमें भले लग जाए
लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी। अब ये ज़रूर देखना है कि जो आपके वकील साहब हैं, आपके वकील साहब को भी इफेक्टिवली वहाँ पर इस बात को कहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार डेट ले रही है। सरकार ये नहीं कह रही है कि हम नौकरी नहीं देंगे, सरकार डेट ले रही है और कोर्ट का ऑर्डर है। जब तक वो ऑर्डर स्टे नहीं होता है अपीलेट कोर्ट से या उसी कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तब तक ये मान के चलिए कि आपका ऑर्डर इफेक्टिव है। दूसरा, स्टे का प्रश्न इसलिए भी नहीं पैदा होगा क्योंकि सिमिलरली प्लेस्ड कैंडिडेट्स को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मिल चुका है, वो एम्प्लॉयमेंट में है सेम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो आपको मिलेगी नौकरी, और थोड़ा समय रखने की जरूरत है, पेशेंस रखें, क्योंकि पैंडेमिक का समय चल रहा है, इसलिए बहाने उस समय रास्ता निकाल रहे होंगे वो, और इसमें न्याय आपको मिलेगा। न्याय मिल चुका है, बल्कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, और भले ही देर से मिले, और आपको सारे जितने मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी उसकी मिलेंगी। आप उसके लिए आपके जो एंटाइटलमेंट है आपका पर्क्स का, वो भी आपको मिलेगा। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही तफसील के साथ हमारे इन नाजरीन की जो ये उलझन थी इसको दूर किया है, और पूरी उम्मीद है कि इनका जो उलझन थी वो दूर हो गई होगी। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैं ज़ोहर अहमद ज़ोहर बोल रहा हूँ, श्रीनगर बिन्ना कॉलोनी, बिन्ना हमजा कॉलोनी से जी, श्रीनगर जी। मैं हमारी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, उसके नाम पर श्रीनगर में शाहकदल में एक मकान था जी। अब एक शख्स का कहना है कि जब उसकी डेथ हुई उसके बाद उसने वो खरीदा है उससे, हालांकि वो उसके नाम पर था, वो उसके वारिस की ये है, उस जायदाद उसके वारिस की है। तो डेथ के बाद कोई प्रॉपर्टी क्योंकि नहीं बेची जा सकती है, उस पर उसका साइन होना चाहिए था, मगर अब हम कोर्ट में गए थे, तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट इन फेवर है, लेकिन जो वकील है वो उसको हम पैसे देते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं देता है, वो टाल मटोल का पैसे लेता है, काम नहीं करता है। 5 वकीलों ने आज तक ऐसा ही किया, पैसे खाए और काम कुछ नहीं किया। इस सिलसिले में हम कुछ कर सकते हैं उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और आपका सवाल हम वकील साहब तक जरूर पहुंचाएंगे। जी वकील साहब। देखिए, अब ये चूंकि इनके और इनके वकील साहब के बीच का मामला है, ये कानूनी सलाह के बजाय ये पर्सनल थोड़ा डिस्प्यूट इनका ज़्यादा हो गया है, तो ये किसी दूसरे वकील से वहाँ जाकर के सलाह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि पैसे खाना और वो करना, मैं समझता हूँ कि इसमें बार काउंसिल एक रोल प्ले करता है। अगर इनके पास एविडेंस है किसी लॉयर की जो है इम्प्लिकेट होने के करने के लिए, तो ये जा सकते हैं, परंतु ये ज़्यादा बेहतर होगा कि वहाँ पर लोकल लेवल पर अगर किसी से सलाह लें। जी बिल्कुल, और वकील साहब हम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप बेहद मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे नाज़रीन के तमाम तर सवालों के जवाब दिए हैं। और आज का प्रोग्राम वकील साहब हम यहीं इख्तिताम पजीर करते हैं। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।